बच्चों, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 आईसीएसई बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, हिंदी विषय के अंतर्गत आज मैं आपको गद्य भाग में संकलित एवं स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा यह कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप सभी बच्चे अपनी हिंदी साहित्य सागर की पुस्तक निकाल लें और पेज संख्या 19 पर आए, 19 पर आए। सबसे पहले बच्चों हम स्वयं प्रकाश जो कि इस कहानी के लेखक हैं उनके बारे में जान लेते हैं, उनके जीवन के बारे में जानते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म 20 जनवरी 1947 1947 को मध्य प्रदेश के इंदौर नामक शहर में हुआ था। क्या बताया बच्चों मैंने आपको कि स्वयं प्रकाश का जन्म 20 जनवरी 1947 ईस्वी को मध्य प्रदेश के इंदौर नामक शहर में हुआ था। आजकल ये भोपाल में रहकर साहित्य सृजन करते हैं और यह वसुधा पत्रिका के संपादन के कार्य से भी जुड़े हुए हैं। स्वयं प्रकाश जी एक सशक्त उपन्यासकार और कहानीकार हैं। अब तक इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी तथा आदमी जात का आदमी बहुचर्चित है। इनकी कहानियों का अनुवाद रूसी भाषा में भी हुआ है। उनके विनय और ईंधन उपन्यास भी अत्यंत लोकप्रिय हैं। हम सफरनामा इनके रेखा चित्रों का संग्रह है। एक बार सुन लें। स्वयं प्रकाश जी जो हैं एक सशक्त उपन्यास और कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब तक इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी तथा आदमी जात का आदमी बहुचर्चित है। इनकी कहानियों का अनुवाद रूसी भाषा में भी हुआ है। इनके विनय और ईंधन उपन्यास अत्यंत लोकप्रिय हैं। हम सफरनामा इनके रेखा चित्रों का क्या है, संग्रह है। इन्हें वर्ष 2011 में प्रतिष्ठित आनंद सागर कथाक्रम सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी के रांगे राघव पुरस्कार से, पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार आदि से भी सम्मानित किया गया है। इनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। तो बच्चों अब हम आते हैं इनकी मूल कहानी का शीर्षक है नेताजी का चश्मा। पेज संख्या है 20। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप पंक्ति संकेत पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे। बहुत ध्यान से पढ़ते हैं बच्चों। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान जिसे बाजार कहा जा सके, वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में लड़कों का एक स्कूल, लड़कियों का एक स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर तथा या और लिखा हुआ है और एक ठो नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। प्रतिमा का शब्दार्थ होता है बच्चों मूर्ति। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में।
आते हैं द्वितीय पैराग्राफ पर। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह का अर्थ होता है बच्चों अनिश्चय की स्थिति और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासना अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते, हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनवाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। एक बार पुनः पढ़िए, क्योंकि शब्दों का चमत्कार यहाँ पर पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह या अनिश्चय की स्थिति और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते, हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कम से। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक माने हैरानी और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब को आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनी माने जिसे दबाना कठिन हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे
चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा। उसकी दोनों थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। बच्चों, मैंने कहानी का यह जो अंश आपको पढ़ाया है, इसका सार इस प्रकार है। नेताजी का चश्मा शीर्षक कहानी में कहानीकार एक सामान्य नागरिक कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान की चर्चा कर रहा है, जो अपनी तरह से देश के निर्माण में सहयोग देते हैं तथा अपनी देशभक्ति का क्या देते हैं, परिचय देते हैं। हालदार साहब जो हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरा करते थे, जो बहुत बड़ा नहीं था। इसी कस्बे की नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवा दी। मूर्ति संगमरमर की थी तथा जिसे कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर ने बनाया था। मूर्ति सुंदर थी तथा फौजी वर्दी में थी। केवल एक बात की कमी थी कि नेताजी की संगमरमर की मूर्ति की आंखों पर चश्मा संगमरमर का नहीं था, बल्कि सचमुच के चश्मे का चौड़ा वाला फ्रेम था। हालदार साहब जब दूसरी बार उस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति का चश्मा बदला हुआ है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, पर अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को क्या करते थे, ध्यान से देखते थे। एक बार उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया कि नेताजी का चश्मा हर बार बदल क्यों जाता है। पान वाले ने हंसकर उत्तर दिया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो बच्चों, इतनी कहानी मैंने आपको पढ़ाई, इसका सारांश भी बताया। तो जितना अंश मैंने आपको पढ़ाया है उतना अंश आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब आप सभी जो है अपनी साहित्य सागर की अभ्यास पुस्तिका निकालिए और पेज संख्या 40 पर आइए। देखिए बच्चों, पंक्ति संकेत दिया हुआ है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। मिला बच्चों? इस पंक्ति संकेत पर आधारित पहला प्रश्न है, कस्बे की क्या क्या विशेषता थी। तो बच्चों, पाठ पढ़ाते समय मैंने आपको बताया है, उसे आपको अपने शब्दों में क्या करना है, लिखना है। पंक्ति संकेत पर आधारित अगला प्रश्न था है, नगर पालिका भी कुछ ना कुछ करती रहती थी, स्पष्ट कीजिए। इसी पंक्ति संकेत पर आधारित बच्चों तीसरा भाग प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने कहाँ लगवाई, उसे बनाने का काम किसे सौंपा गया और क्यों। इसी पंक्ति संकेत पर आधारित चौथा प्रश्न घा है बच्चों, नेताजी की मूर्ति की क्या विशेषता थी, मूर्ति में किस चीज की कमी थी। तो बच्चों, ये जो पंक्ति संकेत दिया गया है और इस पर आधारित जो प्रश्न है, उन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में ही अपने शब्दों में करने हैं। यह तो हुआ बच्चों आपका गृह कार्य। बच्चों, इस कहानी का जो शेष अंश है मैं अपने अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। हैव अ नाइस डे।